दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो हैनीमैन सर की टीचिंग्स के अनुसार हम एफोरिज्म 6 से उसके बॉडी के माइंड के सारे सिम्टम्स को नोट करते हैं और उसके हिडन इंटीरियर के साथ उसको कोरिलेट करते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि अगर हम मरीज की बीमारी को पूरी रूप से समझ लेते हैं तो सबसे पहले हमें उसके कारण को समझना होता है और उस कारण को हटाना होता है। अगर कोई बीमारी उस कारण को हटाने के बाद स्वतः ठीक होने लगती है तो ऐसी बीमारी को इंडिस्पोजिशन कहते हैं। लेकिन अगर हमने किसी बीमारी में से कारण भी हटा दिया और अभी बीमारी बनी हुई है, पेशेंट को तकलीफ़ बनी हुई है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसके लिए हैनीमैन सर ने हमको क्या निर्देश दिए हैं। तो एफोरिज्म 7 में हैनीमैन सर कहते हैं कि नाउ एज इन अ डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज हैज़ टू बी रिमूव्ड वी कैन परसीव नथिंग बट मॉर्बिड सिम्टम। यानी कि हमने कारण हटा दिया है, उसके बाद भी मरीज की तकलीफ़ बनी हुई है, उसको तकलीफ़ देने वाले लक्षण उसके शरीर में बने हुए हैं और वो मरीज़ को परेशान कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हैनीमैन सर ब्रैकेट में लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखी हुई उनकी हर बात बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसको हमको समझना और उसको मरीज के साथ इंटरप्रेट करना बहुत आवश्यक होता है। तो उसमें लिखते हैं इट मस्ट, ब्रैकेट में लिखते हैं, रिगार्ड बीइंग हैड टू बी टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मियाज्म एंड अटेंशन पेड टू द एसेसरी सर्कमस्टांस एफोरिज्म 5। यानी कि यहाँ पर एफोरिज्म 5 को रेफरेंस देते हैं और मियाज्म को ढूंढने की बात करते हैं और फिर बताते हैं कि जो मियाज्म है, जो मियाज्मेटिक सिम्टम्स हैं, वो क्या करेंगे, बी द सिम्टम अलोन बाय विच द डिजीज डिमांड एंड पॉइंट टू द रेमेडी सूटेड टू रिलीव इट। यानी कि जो मियाज्मेटिक रेमेडी जो सिम्टम्स होंगे वो हमको उस दवाई की तरफ पॉइंट करेंगे कि हमको उसके लक्षणों के आधार पर कौन सी दवाई उसको हमको देनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आज हम इसमें मियाज्म को डिस्कस करेंगे और ये मियाज्म जो है वो हमको हायर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट देने के लिए रहता है और मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट देने से मरीज की किसी भी लेवल की डिजीज़ को हम लोग समझ लेते हैं और फिर वो उसको ठीक करने का हम लोग प्रयास करते हैं मियाज्मेटिक मेडिसिन से। कई बार प्रश्न आता है कि हमने उसके लक्षणों के आधार पर दवाई को सेलेक्ट कर लिया और वो ऑटोमेटिकली उसकी मियाज्मेटिक रेमेडी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हमको मियाज्म को ढूंढने के लिए एफोरिज्म 5 के पास जाना होता है। तो आज हम इस वीडियो में मियाज्म को थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे और देखेंगे मियाज्म कैसे ओरिजिनेट होता है, मियाज्म होता क्या है। तो दोस्तों, मियाज्म को समझने के लिए जैसा मैंने अपने टीचर से समझा तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मियाज्म को समझने के लिए हमको लाइफ को समझना होता है। लाइफ का जो प्रोसेस है वो एक करेक्टरिस्टिक उसका फीचर है, वो है सर्वाइवल। यानी कि लाइफ जो है हमेशा सर्वाइवल की ओर आगे बढ़ती है। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि जीवन प्रतिपल चलता है, यानी कि लाइफ रेगुलरली चलती रहती है। और जब लाइफ में कोई हिंड्रेंस आती है और जब वो हिंड्रेंस आती है फिर उस हिंड्रेंस से लाइफ डिफेंस लेती है, यानी कि उसके जब बचाव करती है तो उस बचाव के प्रोसेस को ही मियाज्म कहते हैं। तो मियाज्म बेसिकली लाइफ का डिफेंस है उस हिंड्रेंस के प्रति जो उसके जीवन को प्रभावित करती है। तो जो एफोरिज्म 5 में हैनीमैन सर ने हमको सर्कमस्टांसेस दिए हैं वो हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं। और मियाज्म को मैंने अपने अनुसार समझने का प्रयास किया कि जितना इसको हम अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करके समझने का कोशिश करते हैं तो हमको फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आता है और फिर हम पेशेंट की लाइफ को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो सर्कमस्टांसेस हैनीमैन सर ने हमको एफोरिज्म 5 में बताए जो बेसिकली लाइफ को हिंड्रेंस करते हैं, लाइफ को थ्रीट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला मॉरल्स और इंटेलेक्ट बताया, उसके बाद ऑक्यूपेशन बताया, उसके बाद उन्होंने मोड ऑफ लिविंग और हैबिट्स बताई, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस बताए, एज और सेक्सुअल फंक्शंस। ये 6 पैरामीटर ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं। मॉरल्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मॉरल्स का मीनिंग होता है कि हम अपनी लाइफ में क्या प्रिंसिपल्स बनाते हैं, यानी हमने अपनी लाइफ को लेकर के क्या सिद्धांत बनाए हैं जो हमको ये डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करते हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। यानी कि हम फिर अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ करके राइट एंड रॉन्ग का परसेप्शन करते हैं।
तो जब भी हम पहले तो हम अपनी लाइफ पे देखें कि हमने अपने जीवन में क्या क्या सिद्धांत बना रखे हैं, किसको हम सही मानते हैं और किसको गलत मानते हैं। और उसके बाद फिर हम पेशेंट को जज करते हैं कि पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं तो हमको पता लगता है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और इन सारी चीज़ों को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो उसके मॉरल्स का हमको पता लग जाता है कि उसके मॉरल्स क्या है। क्योंकि मॉरल्स को लेकर के बहुत सारे हमारे रूब्रिक्स हैं, ऑब्स्टिनेसी है और बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो मॉरल्स के ऊपर डिपेंड हैं। तो पेशेंट की कंडीशन के अनुसार हम उन रूब्रिक्स को यूज़ करते हैं। तो जो मियाज़ में दोस्तों, वो मैंने बताया या हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि वो एक डिफेंस है जब लाइफ में कोई हिंड्रेंस आता है। तो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन में अगर कोई पेशेंट को कॉन्फ्लिक्ट आता है यानी प्रॉब्लम आती है तो फिर वो उससे डिफेंस लेता है, उससे बचाव करता है और उस बचाव को ही हम लोग मियाज़्म कहते हैं। तो ये पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हमको मियाज़्म के लिए, मियाज़्म लेने के लिए यानी कि मियाज़मेटिक डिफेंस लेने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए इन सर्कमस्टांसिस को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें पेशेंट की पूरी लाइफ व्यू को, उसके इन सारी पैरामीटर्स को हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट आया तो उस डिस्ट्रेसिंग इवेंट से बचने के लिए वो जो डिफेंस ले रहा है उसमें सबसे पहली डिफेंस है कि वो पहले सेंसिटिव होगा। यानी कि लाइफ को लेकर के सबसे पहले उसको इनसिक्योरिटी डेवलप होगी और ये इनसिक्योरिटी उसकी सेंसिटिविटी को डिनोट करेगी। यानी अब वो सेंसिटिव हो गया और इस सेंसिटिविटी का प्रभाव उसके शरीर पर जो आएगा वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के रूप में आएगा। यानी कि जितनी भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हैं, चाहे वो फीवर है, राइनाइटिस है, कॉन्जक्टिवाइटिस है और कोई भी ऐसी डिजीज़ जो बहुत छोटी बीमारी है और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, एलर्जीज़ हैं, तो ये सारी की सारी सोरिक यानी कि पहला जो डिफेंस है वो सोरा है। तो सोरा में हम लोग समझते हैं कि माइंड के लेवल पे उसमें इनसिक्योरिटी आती है और सेंसिटिविटी आती है और फिजिकल लेवल पे उसके इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से ये सोरिक डिफेंस होती है, पहली मियाज सोरा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि ये इन्फ्लेमेशन है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर उसकी सेंसिटिविटी और उसका वो जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट है वो वहीं पर नहीं रुका, वो रेगुलरली रन कर रहा है, उसकी लाइफ में जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट है वो रेगुलर चल रहा है, तो फिर अब वो नेक्स्ट डिफेंस में जाएगा जिसमें फिर उसको मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप होती हैं। यानी कि जो ऑर्गन अफेक्ट है उस ऑर्गन की स्ट्रक्चर में बदलाव आने लगता है। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस है ये दो तरह की है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर आउटग्रोथ्स डेवलप हो रही हैं, एक्यूमुलेशंस हो रहे हैं, उसमें ट्यूमर्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, थायराइड का बढ़ जाना, TSH का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है। ये फिजियोलॉजिकल लेवल पर है और स्ट्रक्चर लेवल पर ट्यूमर्स का, वार्ड्स का, कोई भी आउटग्रोथ बॉडी के अंदर डेवलप होना। उसके बाद अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रन करता रहता है, जो उसकी डिस्ट्रेसिंग इवेंट है वो रन करता रहता है, तो फिर वो सेल डिफेंस लेती है डिस्ट्रक्ट करके। यानी कि बॉडी पर फिर डिस्ट्रक्शन शुरू होगा और जो इमोशंस हैं यानी कि मेंटल लेवल पर उसके जो इमोशंस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन और माइंड में और बॉडी में अल्सरेशंस यानी कि डिस्ट्रक्शन, तो इस डिफेंस को हम सिफिलिस कहते हैं। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जब उसकी लाइफ में डिस्ट्रेसिंग इवेंट आता है तो वो तीन तरह की डिफेंस लेता है उससे बचने के लिए। सबसे पहली सोरिक, जिसमें इनसिक्योरिटी, सेंसिटिविटी और बॉडी पे इन्फ्लेमेशंस, और दूसरी साइकोसिस जिसमें कंस्ट्रक्टिव है, जिसमें कि माइंड के लेवल पे फियर डेवलप होता है और बॉडी पे एक्यूमुलेशंस, ट्यूमर्स और वाट्स डेवलप होते हैं। थर्ड डिफेंस है इमोशनल, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल माइंड के लेवल पर इमोशंस और बॉडी पे डिस्ट्रक्शन और जिसमें अल्सरेशंस क्रिएट होते हैं। तो ये तीन तरह की डिफेंस है मियाज़मेटिक। तो हम मरीज की जो प्रेजेंट कंडीशन होती है उसको देख करके समझ जाते हैं कि इसका मियाज़्म क्या है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया कि हमने कई एक्यूट बीमारी भी डिस्कस करी जिसमें कि पैथोलॉजीज़ कोई ऐसी डेवलप नहीं थी, केवल खांसी है, जुकाम है, बुखार है, और वो सारी की सारी सोरिक डिफेंस हैं। उसके बाद हमने ट्यूमर्स डिस्कस किए। सिस्ट का एक केस हम लोग डिस्कस किया था जो कार्सिनोसिन से सॉल्व हुआ था, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि सिस्ट यानी कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन पे उसकी लिप्स पे ट्यूमर बना। उसके बाद हमने गैंग्रीन का केस डिस्कस किया, पस्चुलर सोरेसिस का केस डिस्कस किया जिसमें डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये सारे के सारे सिफिलिस हैं। तो मियाज़मेटिक रिएक्शन या मियाज़मेटिक जो प्रोसेस है, मियाज़मेटिक जो
डिजीज़ हमने मियाज़म से जब कोरिलेट कर ली, तो फिर वो हमको ये बताएगी कि हमको कौन सी मियाज़मेटिक रेमेडी उसको देनी है। तो जब हम उसको मियाज़मेटिक रेमेडी देंगे तभी फिर उसकी डिजीज़ पूरी रूप से ठीक होगी। तो इस तरह से हम मियाज़्म को कोरिलेट करते हैं कि लाइफ में किसी भी डिस्ट्रेसिंग इवेंट के आने के बाद जो हम डिफेंस लेते हैं वो किस तरह की डिफेंस है। तो हम एक केस में भी इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं, एंड मोर ओवर द टोटलिटी ऑफ दीज इट्स सिम्टम ऑफ दिस आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इनर एसेंस ऑफ द डिजीज़। जो बाहर सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे सिम्टम्स इनर डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, यानी कि डिजीज़ इंटरनल उस पर है और उसका रिफ्लेक्शन बाहर बॉडी के ऊपर आ रहा है। तो हमको क्या करना है कि जो इनर एसेंस ऑफ द डिजीज़ है दैट इज़ ऑफ अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स एंड मस्ट बी प्रिंसिपल और सोल मीन्स, यानी कि ये जो वाइटल फोर्स के सिम्टम्स हैं, जो इनर हम लोग चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, इनर नेचर ऑफ डिजीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इंटरनल मैच करते हैं, वो सिम्टम्स वाइटल फोर्स के सिम्टम्स हैं। और केवल यही सिम्टम है जो हमको ये बताएंगे कि कौन सी रेमेडी हमको देनी है। लिखते हैं, वेयर बाय द डिजीज कैन मेक नोन व्हाट रेमेडी इज रिक्वायर। अब ये बताएंगे कौन सी रेमेडी रिक्वायर है, यानी कि म्याज हमको रेमेडी की तरफ पॉइंट आउट करेंगे और जो वाइटल फोर्स के सिम्टम है वो हमको ये बताएंगे कि कौन सी रेमेडी चाहिए। एंड द ओनली थिंग दैट कैन डिटरमाइन द चॉइस ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी। तो वाइटल फोर्स के सिम्टम्स हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी तक ले जाएंगे। और जो बाहर की तरफ जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो हमारे को इसलिए आई है कि हम उसको इनर सेंस के साथ इंटरप्रेट कर सकें। तो इनर सेंस के साथ इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग जर्मन न्यू मेडिसिन को पढ़ते हैं। जैसे स्किन की डिजीज़ है तो उसमें हमने देखा कि इंटरनल उसकी फीलिंग सेपरेशन की है, नहीं सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको फिर हम लोग GNM के थ्रू उसको इनर सेंस को इंटरप्रेट करते हैं और फिर पूरी तरह से टोटलिटी हमको मिलती है। तो उसके बाद लिखते हैं, एंड दस इन अ वर्ड द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। अब मियाज़मेटिक सिम्टम्स हमारे पास हो गए, उसके बाद वाइटल फोर्स के सिम्टम्स हमने कोरिलेट कर लिए। मस्ट बी द प्रिंसिपल इंडीड द ओनली थिंग द फिजिशियन हैज़ टू टेक नोट ऑफ इन एवरी केस ऑफ द डिजीज़, यानी कि ऐसा केस जिसमें कारण हटा दिया है लेकिन बीमारी नहीं हट रही है तो फिर हमको उसको मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देना होगा। और इस तरह से हम लोग उसको मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देते हैं अगर हम उसको, एंड टू रिमूव बाय मीन्स ऑफ हिज आर्ट, उन सिम्टम्स को आर्ट के थ्रू रिमूव करना है, यानी कि आर्ट में पोटेंसी, डोज, अमाउंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन ऑर्डर दैट शैल बी क्योर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेल्थ। अगर हम पेशेंट को हेल्थ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर हमको उसको मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देना होगा। और अभी हमने जो डिस्कस किया इस तरह से हम उसको मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद दोस्तों हैनीमैन सर इसके एफोरिज्म 7 के फुटनोट में हमको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फुटनोट जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमको ये बताते हैं कि क्या हमको नहीं करना है। तो फुटनोट में लिखते हैं, इन ऑल टाइम्स द ओल्ड स्कूल फिजिशियन नॉट नोइंग हाउ एल्स टू गिव इन रिलीफ हैव शाउट टू कॉम्बेट एंड इफ पॉसिबल टू सप्रेस बाय मेडिसिन here and there a single symptom from among a number in a disease, one-sided procedure which under the name of symptomatic treatment has justly excited universal contempt। ये एक यूनिवर्सल कंटेम्प्ट है कि अगर हम पूरी बीमारी में से किसी एक या दो लक्षण को चुन लेंगे और उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देंगे। अंडर द नेम ऑफ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हैज जस्ट एक्साइटेड यूनिवर्सली कंटेम्प्ट बिकॉज बाय इट नॉट ओनली वाज नथिंग गेन बट मच हार्म वाज इन्फ्लिक्टेड। अगर हम ये ओल्ड स्कूल के लिए लिखते हैं, लेकिन हम अगर होम्योपैथिक फिजिशियन है, हमने अगर केस को पूरी तरह से एनालिसिस नहीं किया है, उसके बॉडी के माइंड के सारे सिम्टम्स नहीं लिए, इनर एसेंस जो इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज़ है उसको नहीं समझा है और उसकी टोटलिटी पर प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया है, तो अगर सिम्टम को लेकर हमने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया है तो ये पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ऐसा हमको नहीं करना है। उसके बाद फुटनोट के नेक्स्ट पैरा में लिखते हैं, अ सिंगल वन ऑफ द सिम्टम प्रेजेंट इज नो मोर द डिजीज। जो सिंगल सिम्टम है वो पूरी बीमारी नहीं है। इटसेल्फ देन ए फुट इज द मैन हिमसेल्फ। दिस प्रोसीजर वाज सो मच द मोर रिएप्रहेंसिबल दैट सच अ सिंगल सिम्टम वाज ओनली ट्रीटेड बाय एंटागोनिस्टिक रेमेडी। अब वो उस सिम्टम को लेकर के एंटागोनिस्टिक रेमेडी को प्रिस्क्राइब करते हैं और ये पैलिएटिव मैनर है, वेयर बाई आफ्टर ए स्लाइट एलिविएशन इट वाज सब्सिक्वेंटली वाज ओनली रेंडर ऑल द वर्स। अगर
पैलिएटिव है तो शुरुआत में हो सकता है उस पेशेंट को कुछ आराम मिले, लेकिन उसके बाद उसकी डिजीज़ पूरी तरह से एग्रेवेट कर जाएगी, यानी कि बीमारी उसकी बढ़ जाएगी। तो कई सारे रोगी हमारे पास आते हैं तो वो बताते हैं कि पहले हमने ट्रीटमेंट लिया और हमको बहुत आराम मिला, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी तकलीफ़ और पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमको बहुत बारीकी से उसके सारे सिम्टम्स को लेना होता है और उनको समझना होता है, उसके बाद ही फिर हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो जब तक टोटलिटी पर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो उसकी डिजीज़ पूरी रूप से ठीक नहीं होगी, वो मरीज़ पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा। तो इस एफोरिज्म की जो एनालिसिस करी हमने, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमको मियाज़्म को फाइंड आउट करना है, जो हमको एफोरिज्म 5 में मिलेगा, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस जो हमने डिस्कस किए। सेकंड स्टेप है कि हमको जो इनर एसेंस है, जो वाइटल फोर्स के सिम्टम्स हैं और जो मियाज़मेटिक सिम्टम्स हैं और जो बाहर बॉडी पर सिम्टम है, उनकी टोटलिटी को बनाना है। तो इसके लिए हैनीमैन सर हमको एक एफोरिज्म 11 के फुटनोट में बताते हैं कि ओनली कल्चर्ड प्रैक्टिस इन कंपैरिजन एंड डिडक्शन, यानी कि अगर फिजिशियन कल्चर्ड है तो वो कंपैरिजन और डिडक्शन करके ही मरीज को दवाई देगा, यानी कि उसकी सारी चीज़ों को हमने कंपेयर किया, एक जगह कलेक्ट किया, उसमें से फिर हमने उसको डिडक्ट किया कि ये दवाई 4 दवाई आई, 5 दवाई आई, तो इनमें से ये नहीं हो सकती, यानी कि वाइटल फोर्स के जो सबसे नज़दीक दवाई है उस दवाई को हमको सेलेक्ट करना होता है। कई बार हम लोग सिम्टम को देख करके दवाई बताने लगते हैं या समझने लगते हैं या उसको देने लगते हैं, तो ये प्रोसीजर सिम्टोमेटिक हो जाएगा। हो सकता है वो दवाई सही भी हो, लेकिन हम फिर उसको पूरी तरह से केस में इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि दवाई देने के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से वो ठीक हो रहा है। तो इसलिए हमको हैनीमैन सर की बताई हुई टीचिंग्स के अनुरूप ही चलना है और उसके अनुसार ही हमको जब ट्रीटमेंट देंगे तभी फिर वो पेशेंट पूरी रूप से ठीक होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने एफोरिज्म 7 को डिस्कस किया और अब हम एक केस डिस्कस करेंगे जो अर्ली हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो पहले होती क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि जितने भी हार्मोनल ट्रीटमेंट हैं या जो हार्मोनल सिस्टम है हमारा, वो एक मैकेनिज़्म के थ्रू काम करता है। तो हमको इस मैकेनिज़्म को पहले समझना होगा कि मैकेनिज़्म उस हार्मोन की क्या है। तो अर्ली हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, इसमें TSH उसका बढ़ा हुआ आ रहा है और T3 और T4 अभी नॉर्मल है। तो हम किस तरह से इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करेंगे और कैसे इस केस को हम समझने का प्रयास करते हैं, इस चीज़ को आज हम अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि जो फीडबैक मैकेनिज़्म है, यानी कि हमारी ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस हमारी एक ग्लैंड है पिट्यूटरी, उसको मैसेज भेजता है हार्मोन के थ्रू, और उसके बाद वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, वो हमारी थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है और फिर थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन करती है। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म चलती है। तो इसमें फीडबैक मैकेनिज़्म का मतलब होता है कि हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रिलीज़ करेगी और वो थायराइड ग्लैंड पर जाके काम करेगा, और थायराइड ग्लैंड जब उस THS से सेटिस्फाइड होगी कि उसको जितना अमाउंट TSH चाहिए वो मिल गया, उसके बाद वो एक फीडबैक देगी हाइपोथैलेमस को कि अब जो है थायराइड की TSH की और आवश्यकता नहीं है और आप उस रिलीजिंग हार्मोन को बंद कर दीजिए जिससे कि TSH और रिलीज़ हो। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म चलती है। लेकिन जब TSH बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब वो फीडबैक मैकेनिज़्म डिस्टर्ब है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस को मैसेज नहीं भेज पा रही है, और इस तरह से जो TSH का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, पिट्यूटरी रेगुलर TSH बॉडी में बना रही है और फिर वो बढ़ा हुआ TSH हमको तकलीफ दे रहा है। तो थायराइड ग्लैंड मैसेज नहीं भेज रही है, इसलिए हम इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, यानी कि वो फंक्शन उसका कम हो गया है मैसेज भेजने का, फीडबैक देने का, इसलिए हम इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। और चूंकि इसमें अभी उसके जो थायराइड के अपने हार्मोन्स हैं T3 और T4 वो रिपोर्ट में नॉर्मल आ रहे हैं, इसका मतलब ये अर्ली हाइपोथायरॉयडिज्म है। और अगर ये रेगुलर प्रोसेस चलता रहा तो फिर वो थायरॉयडिज्म में यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपरली, और फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बाद हाइपरथायरॉयडिज्म का होना, ये पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म इज ऑलवेज क्रिएट द हाइपरथायरॉयडिज्म। तो कुछ समय बाद हाइपरथायरॉयडिज्म क्रिएट हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने रिपोर्ट में देखा कि इसमें जो पेशेंट है उसका TSH का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, बाकी T3 T4 उसके नॉर्मल है।
इसका मतलब क्या है कि TSH एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अब हम इस रिपोर्ट से सबसे पहले मियाज़्म को फाइंड आउट करेंगे कि इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो सोरा जो है वो चेंज हुआ साइकोसिस में। तो अभी इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं है, केवल फंक्शनल डिस्टर्बेंस है। तो सोरोसाइकोटिक ये केस है। तो ये बताएगा कि हमको रेमेडी कौन सी चाहिए, सोरोसाइकोटिक रेमेडी चाहिए। हम इसमें केवल सोरिक रेमेडी देंगे उससे भी काम नहीं चलेगा, सिफिलिटिक रेमेडी देंगे तो वो डेंजर होगी। इसलिए हमको सोरोसाइकोटिक रेमेडी का ही चुनाव करना है और तभी वो मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट होगा, तभी फिर रोगी ठीक होगा। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा हाइपोथायरॉयडिज्म को समझा कि हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे काम करती है। उसके बाद जो पेशेंट है उसकी जो सिम्टम्स हैं बॉडी के ऊपर, वो सिम्टम है कि उसकी बॉडी में स्वेटिंग बहुत होती है। तो स्वेटिंग उसकी विंटर्स में भी होती है, खासकर उसके कमर के हिस्से में, बैक में और फेस पर उसको स्वेटिंग बहुत होती है। उसके बाद उसका वेट गेन हो रहा है, लगभग 10 kg उसको वेट गेन हो गया है। उसकी भूख बढ़ी हुई है और स्लीप, स्टूल और उसकी थर्स्ट नॉर्मल है और TSH लेवल उसका 12 माइक्रो IU पर ml है और T3 और T4 उसका नॉर्मल है। तो ये उसकी बाहर की कंप्लेंट्स हैं, यानी फिजिकल बॉडी की कंप्लेंट्स हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हमको इन कंप्लेंट्स को हिडन इंटीरियर के साथ कनेक्ट करना होगा और हिडन इंटीरियर को कनेक्ट करने के लिए हमको एफोरिज्म 5 के पास जाना होगा, यानी कि उसकी सिचुएशंस को समझना होगा। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास मियाज़्म आ गया, बॉडी के सिम्टम्स आ गए, अब हम इसको जर्मन न्यू मेडिसिन से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है, जो थायराइड है यानी कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट कौन सा आता है, बॉडी में क्या कॉन्फ्लिक्ट रन करता है। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है, इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट है। मॉर्सल का मतलब कोई भी निवाला जो पेशेंट चाहता है वो उसको नहीं मिल रहा, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको वो नहीं चाहता है वो उसको मिल रही है, तो इसको कहते हैं मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट। तो जर्मन न्यू मेडिसिन से इसको हम कोरिलेट करते हैं, यानी कि अब हमको उसकी लाइफ में ये ढूंढना है कि क्या वो चीज़ों को चाह रहा है जो उसको नहीं मिल रही हैं और उसको लेकर के फिर वो किस तरह का डिफेंस ले रहा है। तो हमको सोरो साइकोटिक डिफेंस चाहिए, यानी कि उसके ऐसे सिम्टम्स चाहिए, ऐसे रूब्रिक्स चाहिए जो सोरो साइकोटिक रूब्रिक्स हों, तभी हम इस डिज़ीज़ को ठीक कर पाएंगे। तो फिर हम इसकी लाइफ व्यू में जाते हैं। तो लाइफ व्यू में जब हम गए तो पता लगा कि इनकी शादी के 2 महीने बाद ही उनको ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, 2 से 3 महीने बाद। तो जब वेट गेन हुआ तो अमूमन बात है कि सब लोग पहले थायराइड पे जाते हैं, तो जब इन्होंने अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराया तो उसमें TSH बढ़ा हुआ निकला, तो कंफर्म हुआ कि इनको थायराइड है। तो जब ये मेरे पास आए तो फिर मैंने इनसे और सारी चीज़ों को पूछा, तो उन्होंने बताया कि शादी के 2 से 3 महीने बाद इनका TSH बढ़ गया। और फिर मैंने उनकी जो फीलिंग्स पूछी, उन्होंने बताया शादी के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं फंस गई, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई उसने करी और वो जो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। उनको कुछ एग्ज़ाम देना था गवर्नमेंट जॉब के लिए, उस जॉब के लिए भी वो दे नहीं पाई और उनकी फीलिंग रही कि मैं इस पेपर को न दे करके मैं डाउन हो गई, मैं कम हो गई। तो दोस्तों, हम लोग यही जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि ये हमने अभी कॉन्फ्लिक्ट में देखा कि इनको कुछ चाहिए जो नहीं मिल रहा है, यानी कि ये गवर्नमेंट जॉब चाहती हैं, उसके लिए इन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई और शादी हो गई। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट इनकी साइकोलॉजी में रन हुआ और उसका इम्पैक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस से होते हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हुए थायराइड ग्लैंड जो है वो उसने काम करना कम किया और वो मैसेज थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फीडबैक नहीं दे पा रही है हाइपोथैलेमस को कि आप इस TSH का प्रोडक्शन कम करिए, क्योंकि पेशेंट की फीलिंग कम है। इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म का, ये अर्ली हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है। तो इस तरह से हमको उसको मैच करना होता है। उसके बाद ससुराल में ऐसा लगता है कि सब मेरी बात को माने, यानी कि मैं कोई भी निर्णय लूँ तो उसको माने। जब मैं उनको कुछ कहती हूँ तो लगता है कि वे मेरी बात क्यों नहीं मानते। ये जो फीलिंग है उनकी, जो पूछी मैंने, तो ये एक हॉटी नेचर को करती है, एरोगेंस को, यानी कि ईगोइस्टिक स्टेट को बताती है। तो ये एक हमने रूब्रिक हॉटी भी लिया। अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है, जैसा कि हम सेंसिटिविटी को जानने के लिए 2 चीज़ों को पूछते हैं कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो आपकी फीलिंग क्या रहती है, और अगर आपको कोई रूडली आपसे बात करता है तो फिर आपकी फीलिंग क्या रहती है। तो क्रिटिसाइज़ करने पे उनको लगता है
कि जो मुझे क्रिटिसाइज़ करता है तो मुझे लगता है कि मैं उसको बिल्कुल बाईकाट कर दूँ, यानी कि मैं उससे बात करने का मन ही नहीं करता, मुझे कोई क्रिटिसाइज़ ना करे। तो ये जो इमोशन है, ये हेट का इमोशन है कि पर्सन को उसके प्रति हेट डेवलप हो जाती है। उसके बाद दोस्तों कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती हूँ, ये उनकी एक एम्बिशन है। और उनको हमेशा रेस्पेक्ट की नीड रहती है कि हर कोई उनको रेस्पेक्ट करे, और अपनी इम्पोर्टेंस नहीं लगती है और अपने आप को डाउन फील करती हैं। जैसे कि जब से उनके साथ ये इंसिडेंस हुआ कि एग्ज़ाम उनका नहीं दे पाई वो और अपनी उस एम्बिशन को पूरा नहीं कर पाई, तब से वो डाउन फील करती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने मियाज़्म को इंटरप्रेट किया और कॉन्फ्लिक्ट से उस एग्जैक्ट सिचुएशन को कॉन्फ्लिक्ट किया जो थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा है। और उसके बाद फिर हम इसके जब रूब्रिक लिए, तो उसमें जो रूब्रिक लिया मैंने, जो इनकी फीलिंग है कि डिमिनिश फीलिंग है, डाउन फीलिंग है। डिमिनिश का मतलब होता है कि जैसे कोई बल्ब है, अगर वो बल्ब की रोशनी है और वो बल्ब की रोशनी कम हो जाए, तो जैसे इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दे पाई तो इनको लगा कि जो मेरी नॉलेज थी वो मेरे किस काम की नॉलेज है, यानी कि डिल्यूजन डिमिनिश। और उसके बाद दूसरा रूब्रिक लिया मैंने, हेट्रेड टू ए पर्सन ऑफेंडेड हिम। अगर कोई इनको क्रिटिसाइज़ करता है तो फिर ये हेट इनके अंदर डेवलप हो जाता है। और उसके बाद तीसरा रूब्रिक लिया हॉटी। हॉटी जो है वो एक इनकी नेचर है जो बैकग्राउंड से चली आ रही है। तो जैसे कि जब हम मियाज़्म को इंटरप्रेट करते हैं तो मियाज़्म की और डिटेल्स हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि मियाज़्म जो है जनरेशन टू जनरेशन कैसे चलता है, कैसे हम लोग उस मियाज़्म के डिफेंस लेने के तरीके को सीख लेते हैं अपने फैमिली बैकग्राउंड से। कि मान लीजिए अगर फैमिली बैकग्राउंड में सेंसिटिव होने का प्रोसीजर है, यानी कि लोग सेंसिटिव जल्दी हो जाते हैं, तो हम सेंसिटिविटी को कैसे सीखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने इनके ये 3 रूब्रिक लिए। उसके बाद जो रेमेडी आई, वो रेमेडी आई सल्फ़र। सल्फ़र 200 का मैंने इनको ड्रॉपर दिया, और ड्रॉपर देने के बाद इनके अंदर चेंजेस आना शुरू हुआ, वेट भी इनका लॉस हुआ, सारी चीज़ें इनकी नॉर्मलाइज हुई। और फिर जब रिपोर्ट कराई तो TSH भी नॉर्मल हुआ। फिर मैंने इनकी एक लंबे समय के बाद दोबारा से TSH थायराइड प्रोफाइल कराया, जिससे देखें कि कुछ लंबे समय बाद वो क्या पोजीशन है, लेकिन वो उसके बाद बिल्कुल नॉर्मलाइज था, कोई उसके अंदर चेंज नहीं था। तो ये रिपोर्ट्स हैं इनकी जो हम लोग पिक्चर पे देख रहे हैं कि पहले जो इनका थायराइड था वो 12 था, उसके बाद ये नॉर्मलाइज 5 के आसपास आ गया। उसके बाद लंबे समय के बाद जब कराया तो वो बिल्कुल मीडियम में है, 2 पॉइंट कुछ में है। तो मियाज़मेटिक जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, उसमें हमको इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करना होगा कि मियाज़मेटिक इसके अंदर, जैसे हमने देखा कि सल्फ़र जो है वो सोरोसाइकोटिक रेमेडी है। सल्फ़र का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही कॉशसली हम लोग करते हैं क्योंकि ये एक एंटीसोरिक दवाई भी है। तो सल्फ़र जो है वो सोरोसाइकोटिक रेमेडी है। सिफिलिस में उसका रोल उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं सिफिलिटिक केसेस में। तो ये बेसिकली सोरिक रेमेडी है, और सोरा से साइकोसिस तक ये इसकी रेंज है, ये साइकोसिस तक जाती है। और जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा कि जो वाइटल फोर्स के सिम्टम्स हैं और जो मियाज़मेटिक सिम्टम्स हैं, जैसे डिल्यूजन डिमिनिश, तो डिल्यूजन डिमिनिश जो है फीलिंग, वो मियाज़्म को भी कवर कर रही है, और जो हेट है वो सेंसिटिविटी को, जो सोरा को कवर कर रहा है, और जो एरोगेंस है यानी कि हॉटी नेचर है वो इनके ओवरऑल पूरे जो सिस्टम है यानी कि जो मेंटल मेकअप है उसको कवर कर रहा है। तो इस तरह से हमने इंटरप्रेट करके इनको सल्फ़र 200 का ड्रॉपर दिया, और उस ड्रॉपर के बाद इनकी रिपोर्ट्स सारी की सारी नॉर्मल होती गई। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट फिर उससे रिकवर करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।